वेलकम गाइस, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैं हूँ दीपक सिंह और आज की क्लास से याद रखिएगा थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया गया है कि जो आपकी क्लास है आज तो रहेगी 9 बजे, लेकिन इसके बाद में जो भी आपकी शाम की क्लास रहेगी वो यहाँ पर शाम के 8:15 पर लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, सुबह का टाइम वही रखा गया है 10:15, लेकिन जो आज का टाइम है ये तो 9 बजे है। लेकिन कल से जो आपका शाम की क्लास का टाइम रहेगा लाइव टेस्ट का वो रहेगा 8:15। ठीक है, तो सभी अलार्म लगा लीजिए या फिर कैसे भी नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, वैसे याद रखिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी बता दूंगा और वहाँ पर अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ से लिंक भेज दी जाती है। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका क्लास का टाइम केवल शाम का चेंज हुआ है, कितने बजे? 8:15। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर आप भी डेली क्लासेस लाइव टेस्ट देना चाहते हो, अगर आप खुद का आकलन करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सा क्वेश्चन है और कॉमन सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को यहाँ पर आता है, लेकिन याद रखिए इस क्वेश्चन को हम भूल नहीं सकते। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम भूल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि याद रखिए ये क्वेश्चन आपके लगभग जेड के 2015 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है, 17 में भी पूछा गया है और फिलहाल जो एग्ज़ाम हुई थी आपकी 2020 उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब याद रखिए ये तो फ्री का नंबर है, ये जो क्वेश्चन है लगभग सभी को आता है, याद रखिएगा। और ये एक फ्री मार्क्स देखे जाता है, मतलब 4 से 5 नंबर तो ये दे ही देता है। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है ऐसा जिसको ये पता नहीं है तो वो भी जल्दी से बता देंगे। ठीक है, उनको भी याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए इसे हम इंग्लिश में भी बोलते हैं FMD। इसमें तो आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो खुरपक्का और महपक्का रोग ये किससे होता है? फफूंद से होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फिर प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? FMD, मतलब फूड एंड माउथ, सॉरी ये फुट होता है। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़। अब ये होती किससे है ये जान लेते हैं। तो याद रखिए ये होती है मुख्यतः वायरस से होती है, विषाणु जनित एक रोग होता है। अब यहाँ पर याद रखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर खुरपक्का और मुहपक्का के जो विशेष लक्षण होते हैं ये कहाँ पर दिखाई देते हैं? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्या है? फुट एंड माउथ। मतलब क्या होता है? याद रखिए इसमें क्या होता है कि जो पैर होते हैं और जो मुँह होता है वहाँ पर क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। ठीक है, ये इसकी एक खास विशेषता है। अब अगर मान लीजिए कोई छाले हैं तो वहाँ से लार भी आएगी। ठीक है, मतलब लार जैसी कुछ द्रव निकलता है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक पहचान है। वैसे आप याद रखिएगा इसके फुट एंड माउथ पर क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है। और याद रखिए इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर ले कि जो मुख्य रोग ये होता है ये गाय और भैंस का होता है। किसका होता है? गाय और भैंस का एक रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि पशु की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। यहाँ पर आप पहले ऑप्शंस देख लीजिए कि शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों के द्वारा या फिर दांतों के द्वारा। अगर मैं आपको ये एग्ज़ाम में पूछूँ, ठीक है, कोई भी एग्जामिनर हो सकता है, यहाँ तो मैं ही आपका एग्जामिनर हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही सोचकर जब भी लाइव टेस्ट दो तो यही सोचा करो कि हमारा टेस्ट लग रहा है और हमें एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं करना है। बेशक आप यहाँ पर टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको राइट आंसर देना है। अब यहाँ पर कुछ होंगे जो कि कुछ गलत भी बता रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम लीजिए, डेली क्लासेस लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी लगातार हम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए अगर मैं बात करूँ पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या हम शारीरिक दशा देखकर पशु की आयु का पता लगा सकते हैं? पशु की आयु का क्या पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसके कम चांस है। मतलब हम जो अंदाज़ा लगाएंगे, मान लीजिए अब कॉमन सी में बात कहूँ तो आपने देखा होगा कि आप बछड़ी को तो आसानी से पहचान सकते हो, आप सामान्यतः देख के ही पहचान सकते हो कि ये बछड़ी है। ठीक है, ये बछड़ी है, ये क्या है? गाय है, ये भैंस है और ये बूढ़ी हो चुकी है, इतना तो आप अंदाज़ा लगा लोगे। ठीक है, अगर उसकी स्किन बिल्कुल चमकदार है, ठीक है, तो आप मानोगे कि ये नई गाय है या फिर नई भैंस है। लेकिन इसीलिए इसे रॉन्ग माना गया है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो क्या करता है उसकी स्किन वगैरह को बिल्कुल क्लियर कर देता है, बिल्कुल साफ़ कर देता है, तो वहाँ पर आप गलत हो।
आपको तो लगेगा ना ये कम उम्र की है, लेकिन वह है ज़्यादा उम्र की। ठीक है, तो ये मान्य नहीं है, मतलब इतना कोई इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खुर देखकर, तो खुर देखकर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी आयु के है। मतलब ऐसे मान लीजिए कोई नई गाय है या फिर नई भैंस है, तो उसके जो खुर आएंगे वो तो नए रहेंगे, मतलब चमकदार रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो वृद्ध अवस्था को पार करेगी, मतलब ज़्यादा उसकी एज होगी, तो क्या होंगे, वो खुर होते हैं, याद रखिए, वो दरदरे से हो जाते हैं, मतलब अच्छे नहीं दिखते हैं, दिखने में ही काफ़ी बेकार दिखते हैं। तो उसके अंदाज़ा हम लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। लेकिन ये भी जो विधि है ये कुछ मान्य नहीं है, इसको भी इतना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुरों को भी तो हम क्लीन कर सकते हैं, कोई अगर मान लीजिए कोई रसायन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको साफ़ तो हम कर सकते हैं, कोई देखेगा तो उससे तो लगेगा ना ये नहीं है, चमकदार है ये, लेकिन ये विधि भी मान्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं सींगों के द्वारा, तो बिल्कुल सींगों के द्वारा, या याद रखिएगा जो छल्ले बनते हैं उसके अकॉर्डिंग, सींगों पर छल्ले बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम आयु का तो पता लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये तो इतनी ही उम्र की है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा छल्लों को मिटाया भी तो जा सकता है, ठीक है, छल्लों को मिटाया भी तो जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा डीहॉर्निंग वगैरह है। अगर मान लीजिए उसकी सींग ही टूटे हैं तो आप क्या देखोगे? ठीक है, आप सींगों के, अगर मान लीजिए सींगों के माध्यम से आप करते हो जांच, और आपको ऐसी कोई गाय या भैंस मिल गई जिसके सींग ही हटा दिए गए, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए भी इसको ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं दांत, अब यहाँ पर याद रखिएगा दांत है, अब दांतों को कोई उखाड़ तो रख सकता नहीं है, ठीक है, दांत उखड़ेंगे तो भी पता चलेगा, दांत कितने हैं उसके अकॉर्डिंग ये पता चल जाता है कि इसकी कितनी उम्र है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो अस्थायी दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और जो परमानेंट दांत होते हैं वो होते हैं 32 होते हैं। तो याद रखिए अगर आप उखाड़ोगे दांतों को तो भी पता चलेगा, और वैसे भी अगर कितने दांत है ये तो आसानी से आप पता लगा ही सकते हो। तो सबसे जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा है? आपको सभी तरीके यहाँ पर मैंने बताए हैं, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखिए वो होता है डी, मतलब सींगों दांतों के द्वारा, जो डेंट होते हैं, दांत होते हैं, उसके आधार पर हम पशु की एग्जैक्ट आयु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। अगर आपको नहीं समझ आए तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना क्लास को, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है? मृदु रेचक औषधि कौन सी है? अरंडी का तेल, कपूर, एल्कोहल या फिर लाइजोल? क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। आई थिंक मेरे को लगता है आप सब यहाँ पर राइट आंसर ही दे रहे होंगे, और बहुत जल्द आपके ये जो क्वेश्चंस की संख्या है ये बढ़ा दी जाएंगी, ताकि आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो और मेरे को भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब आपको भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाए, और मेरा भी याद रखिएगा आपको जो टारगेट है, हमारा जो टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने का, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए आपको भी कुछ यहाँ पर सपोर्ट करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बाकी सब यहाँ पर आपको बढ़ा दिया जाएगा। मतलब क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राजस्थान जीके की सोच रहे हैं उसकी भी जल्द ही आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको सब कुछ सही रहा, आपकी संख्या अगर सही रही, तो राजस्थान जीके की भी क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। अभी बात करते हैं याद रखिए किशन की ओर। तो किशन में याद रखिए मृदु रेचक, तो मृदु रेचक जो औषधि होती है वो होती है अरंडी का तेल। ओके, याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। याद रखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है जेड की कई बार एग्जाम में, ठीक है, और ये सुपरवाइजर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर जो सुपरवाइजर है इसमें भी आपको कई बार पूछा गया है। तो ये बताइए यहाँ पर जो टेम्परेचर लिखा हुआ है ये डिग्री फ़ारेनहाइट में लिखा हुआ है, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुर्गी का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो शरीर का तापमान होता है, कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98 डिग्री, 101 डिग्री, 65 डिग्री या फिर 106 डिग्री? क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर मुर्गी का, तो ये होता है लगभग 106 से 160 डिग्री। कितना होता है? 106 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर याद रखिएगा मुर्गी के शरीर का तापमान आपको पूछा गया था, तो हमने जान लिया कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं कि अगर आपको पूछा था कि सबसे ज़्यादा अंडे किस मुर्गी की नस्ल के द्वारा दिए जाते हैं, तो बिल्कुल वो कौन सी है? वाइट लेग हॉर्न है। कौन सी है? वाइट लेग हॉर्न, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष 240 अंडे दिए जाते हैं। 240 अंडे दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक जो सामान्य अंडा आप देखते हो उसका वजन कितना होता है, तो बिल्कुल याद रखिए उसका जो वजन होता है वो होता है 58 ग्राम। कितना होता है? 58 ग्राम होता है।
ओके। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, याद रखिएगा जो अंडा है उससे चूजे निकलने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन का समय लगता है, तो बिल्कुल हम बता देंगे, याद रखिए 21 दिन का समय लगता है। जो चूजा निकलता है अंडे से वो कितने दिन का लगता है, मतलब कितने दिन में निकलता है, 21 दिन में निकलता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा एक ऐसी भी बीमारी होती है मुर्गियों में जो क्या है, अंडों से ही चूजों में फैल जाती है, अंडों से ही चूजों में फैल जाती है। तो वो कौन सी है, वो होती है ल्यूकोसिस। ल्यूकोसिस ऐसी बीमारी है जो क्या है, याद रखिए अंडों से चूजों में फैल जाती है। ओके, कुछ यहाँ पर पॉइंट थे जो कि आपको सभी को पता होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है। जल्दी से यहाँ पर बताइए कि साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है। 60 से 70%, 10 to 20%, 30 से 40% या फिर 20 से 25%। क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर याद रखिएगा साइलेज में नमी, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है साइलेज में वो कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन 60 से 70% होती है। अब कैसे, इसे आप कैसे याद रखोगे। याद रखिए ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो हे का पूछा आता है, एक साइलेज का पूछा आता है। दोनों आपको पता है, याद रखिए ये भी एक संरक्षित चारा है और साइलेज भी क्या होता है, संरक्षित चारा होता है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ हे, तो हे में नमी याद रखिए 15 से 20% आप मान सकते हो। ठीक है, 15 से 20% होती है। अब आप ये कैसे अंदाज़ा लगाओ कि मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया हे का और आपको रहा याद साइलेज का, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने साइलेज पे क्लिक कर दिया तो बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन चला जाएगा, इसके साथ साथ एक माइनस भी वो आपको कर देगा, मतलब 5 नंबर का आपको लॉस हो जाएगा। वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम किसी ट्रिक माध्यम से याद कर लेंगे। और वो कैसे करेंगे, देख लीजिए कि साइलेज में नमी की मात्रा है, अब ज़्यादा होती है कम होती है, इसका आप कैसे याद रखोगे कि साइलेज को याद रखिए गड्ढे में तैयार किया ऐसा है। एक छोटी सी यहाँ पर याद रखिए, आप कुछ भी बोल सकते हो, बात याद रखिए, कहानी याद रखिए या फिर कुछ ट्रिक मान लीजिए। ठीक है, ट्रिक याद रखिए कि इससे क्या है, गड्ढे में तैयार किया जाता है। अब एक कॉमन सेंस वाली बात है कि कोई चीज़ अगर गड्ढे में तैयार हो रही है और एक चीज़ याद रखिएगा बाहर, मतलब सरफेस पे तैयार हो रही है, तो आप ये बताइए कि गड्ढे वाली में ज़्यादा मॉइस्चर रहेगी या जो एक सरफेस पर, मतलब मर्दा सतह पर उसे तैयार किया जा रहा है उसमें ज़्यादा नमी रहेगी। कॉमन सेंस वाली बात है। याद रखिएगा जो गड्ढे वाली चीज़ है उसी में रहेगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो पानी है वो उड़ नहीं रहा। ठीक है, वो पानी स्टोर ही है, उसमें ही है। ठीक है, मतलब उड़ेगा तो बिल्कुल न के बराबर उड़ेगा, लेकिन क्या है जो भारी पड़ी है, जो सरफेस पर पड़ी हुई है मर्दा की सतह पर, उसमें से तो बिल्कुल जाएगा पानी। ठीक है, तो याद रहेगा ना, साइलेज में ज़्यादा होती है और हे में कम होती है। अब कितना है ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि हे में होती है 15 से 20 और साइलेज में होती है 65 से 70%। ओके, दोनों याद हो गए। चलिए, इसके साथ साथ एक और पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर कि साइलेज की अगर मैं बात करूँ तो इसको जो टाइम लगता है, मतलब ये कितने दिन में बनता है, कितने समय में बनता है, तो ये लगता है, याद रखिए 12 सप्ताह है। इसमें जो टाइम लगता है वो लगता है 12 सप्ताह या 3 महीने का समय लगता है। और अगर मैं बात करूँ हे, तो हे लगभग याद रखिएगा 6 से 7 दिन में, मतलब 1 सप्ताह में तैयार हो जाता है। ठीक है, हे लगभग 1 सप्ताह है, मतलब 5 से 7 दिन आप मान सकते हो, वो सप्ताह भर में तैयार हो जाता है। इतना याद रखिएगा। वैसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया ये कि साइलेज कितने समय में तैयार होता है, 12 सप्ताह है। अब 12 सप्ताह को हम 3 महीने भी तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक मंथ में 4 सप्ताह माने गए हैं, तो बिल्कुल हम 12 महीने को, मतलब 12 सप्ताह को 3 महीने भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकता हूँ ना 12 सप्ताह को 3 महीने, तो बिल्कुल याद रखिएगा 3 महीने या 12 सप्ताह का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं। पहले आप बता दीजिए, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, NaOH को, KOH को, KMnO4 को या फिर CuSF4 को। क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से। तो यहाँ पर याद रखिएगा कास्टिक सोडा है, सोडियम से आप याद रखिएगा कास्टिक सोडा है, सोडा नाम है मतलब सोडियम है। ठीक है, सोडा नाम है मतलब क्या है, सोडियम है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आसानी से इसका अंदाज़ा लगा सकते थे कि NaOH होता है, इसी को याद रखिएगा कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ KOH, तो इसे याद रखिएगा, ये के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम बोलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आप तो सभी को पता है कि जो पोटेशियम होता है उसे हम क्या लिखते हैं, के। तो याद रखिएगा ये क्या होता है, कास्टिक पोटास रहता है, इसे हम बोलते हैं कास्टिक पोटास। और कास्टिक सोडा किसे बोलते हैं, जिसमें सोडियम जुड़ा है, मतलब
NaOH को कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक पोटास किसे बोलते हैं? जिसमें पोटेशियम जुड़ा हुआ है, मतलब KOH को। दोनों क्वेश्चन याद हुए। इसके साथ साथ यहाँ पर ये ऑप्शन हम देख लेते हैं कि KMnO4। KMnO4 को याद रखिए लाल दवा बोलते हैं। अगर आपको पूछा जाता है लाल दवा किसे कहते हैं, तो याद रखिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट को ही याद रखिए लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? नीला थोता कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोता कहते हैं। याद रखिएगा, चारों पॉइंट यहाँ पर याद रखिए कि कास्टिक सोडा NaOH को बोला जाता है, कास्टिक पोटास KOH को बोला जाता है, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा बोला जाता है, और कॉपर सल्फेट को याद रखिए नीला थोता बोला जाता है। चारों पॉइंट क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ कमेंट करके ये ज़रूर आपको बताना है कि आपके 10 में से कितने यहाँ पर राइट आंसर हुए थे। केवल ईमानदारी का परिचय ही आपको देना है, और लाइव चैट में आप ना बताएं कि कितने सही है। आपको जो भी कमेंट सेक्शन में लिखना है वो डायरेक्ट कमेंट करिए, ताकि यहाँ पर जब भी अगर मान लीजिए कोई क्लास देख रहा है, वो एक दिन बाद में भी देख सकता है, एक वीक बाद में भी देख सकता है, कितने दिन बाद में भी देख सकता है, तो उन्हें भी पता चले कि क्लास क्या वास्तव में अच्छी है या फिर नहीं है। ठीक है, इसलिए जब भी आप कमेंट करो तो डायरेक्ट कमेंट किया, ताकि दूसरे यहाँ पर स्टूडेंट अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी ये लगा कि इस वीडियो में कुछ है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप कमेंट करो डायरेक्ट कमेंट कर दिया करो, आपका 1 मिनट का भी समय नहीं जाता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि पशु प्लेग बीमारी किससे होती है? प्रोटोजोआ से, विषाणु से, बैक्टीरिया से, या फिर फफूंद से? जल्दी से बताएंगे कि जो पशु प्लेग है, ये जो बीमारी है, ये किससे होती है? क्या प्रोटोजोआ से होती है, क्या विषाणु से होती है, क्या बैक्टीरिया से होती है, या फिर क्या फफूंद से होती है? तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं पशु प्लेग, तो पशु प्लेग को इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिए, रिंडरपेस्ट। अब रिंडरपेस्ट आपने सभी ने सुन रखा है। अगर आपको पशु प्लेग नहीं आता होगा तो आपको इस नाम से तो आता होगा ये रोग, कि रिंडरपेस्ट किससे होता है? विषाणु से होता है। रिंडरपेस्ट जो रोग होता है तो याद रखिएगा ये होता है विषाणु से, इतना तो आपको पता होगा। लेकिन याद रखिएगा रिंडरपेस्ट को ही हिंदी में क्या कहते हैं? पशु प्लेग बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या है इसका? वायरस, मतलब विषाणु। इसके साथ साथ याद रखिए कौन सा वायरस होता है? छनने योग्य वायरस होता है, मतलब फिल्ट्रेबल। छनने योग्य वायरस के द्वारा रिंडरपेस्ट रोग होता है, जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेबल वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि गाय के दूध का बुखार किस कारण से होता है? कैल्शियम ऑक्साइड की कमी से, कैल्शियम की अधिकता से, मोलिब्डेनम की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या फिर CaOH2 की अधिकता से? ऑप्शंस आपके सामने 5 हैं यहाँ पर। इसमें से आपको ये पहचानना है कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? A, B, C, D, E। थोड़ा सा सोच लीजिए, राइट आंसर यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर याद रखिए आपको क्या पूछा है? मिल्क फीवर। तो मिल्क फीवर याद रखिएगा जो रोग होता है ये होता है कैल्शियम की कमी से। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, मतलब कैल्शियम की कमी। जो मिल्क फीवर होता है इसकी एक मुख्य खास विशेषता होती है कि अगर मान लीजिए कोई पशु इससे संक्रमित है, तो पहली बात है वो उसका जो मुँह है ना वो पीछे साइड करके बैठेगा, मतलब मोड़ कर, पीछे की साइड मोड़ कर बैठेगा। ठीक है, फर्स्ट इसका ये गुण हो गया। दूसरा क्या गुण है कि याद रखिए इसमें क्या पशु का टेम्परेचर क्या होता है? वो कम हो जाता है। पशु का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। बाकी आपने जितने भी फीवर देखे होंगे, मतलब बुखार है, तो बुखार में तो सामान्यतः क्या होता है? जो तापमान होता है वो हाई होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी को ही ले लीजिए, अगर हमको बुखार होता है तो क्या होता है? तापमान बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए इसमें थोड़ा सा उल्टा है, मतलब इसमें क्या है? वो तापमान कम हो जाता है। दूसरी विशेषता क्या बताई थी कि इसमें याद रखिए आप पशु है उसके जो मुँह होता है उसे पीछे की साइड मोड़ कर बैठता है। दोनों याद रहेंगे, दोनों याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया साइलेज तैयार होता है मतलब कितने समय में? अभी जस्ट ये आपको क्वेश्चन बताया था, तो बिल्कुल आप यहाँ पर बता दीजिए कि साइलेज कितने समय में तैयार होता है। साइलेज के बारे में हमने अभी जाना था कि साइलेज याद रखिए गड्ढे में तैयार किया जाता है, और गड्ढे में तैयार करेंगे किसी चीज़ को तो उसमें नमी तो वैसे ही ज़्यादा होगी। तो याद रखिए साइलेज में नमी कितनी होती है? 60-70, मतलब 65 से 70% होती है। अब बताइए क्वेश्चन कि साइलेज कितने समय में तैयार होता है? जस्ट अभी आपको बताया था, इसी क्लास में ये आपको बताया था कि 4 सप्ताह में, 8 सप्ताह में, 12 सप्ताह में, या फिर 16 सप्ताह में।
तो बिल्कुल आई थिंक आपने सभी ने यहाँ पर राइट आंसर दे दिया होगा। तो याद रखिए जो साइलेज है ये गड्ढे में तैयार किया जाता है। साइलेज में नमी की मात्रा 65 से 70% पाई जाती है और साइलेज को जो बनने में समय लगता है वो लगता है 12 सप्ताह। अब 12 सप्ताह को मैं यहाँ पर 3 महीने भी तो लिख सकता हूँ, 3 महीने भी तो लिख सकता हूँ। तो याद रखिएगा अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है सप्ताह है तो बिल्कुल सप्ताह पे क्लिक कीजिए, अगर आपको महीनों में देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल आप 3 महीने पर क्लिक कीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्लियर होता है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया, याद रखिए, मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊँट अपने शरीर के वजन का लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जेट एग्जाम में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि मरुस्थल की जो भयानक गर्मी होती है, आपने देखा होगा कि जो ऊँट है, याद रखिए, मरुस्थल में काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है। अब क्यों? क्योंकि इसमें याद रखिए कोबड़ पाई जाती है। अब ये कोबड़ में याद रखिए इतना पानी को स्टोर कर लेता है कि 6 से 7 दिन, क्या है, 6 से 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, बिल्कुल आसानी से चल सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी मुख्य खास विशेषता मैं 1-2 बता देता हूँ यहाँ पर कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी बोला जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके याद रखिए गद्दीदार पैर होते हैं। सेकंड विशेषता है कि इसके जो पैर है वो गद्दीदार होते हैं। ये तो कॉमन सी विशेषता है, आप सभी को पता होगा। इन गद्दीदारों पैरों की सहायता से ही याद रखिएगा ये क्या है, जो मरुस्थल की जो रेत है उसमें आसानी से चल लेता है। ठीक है, किसके कारण? इसमें गद्दीदार पैर होते हैं इसलिए। तीसरी बात है कि याद रखिए इसके जो पानी करने की है जो क्षमता है अवशोषण करने की वो है, मतलब ये 6 से 7 दिन बिना पानी पिए हुए रह सकता है, बिना खाना खाने हुए रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुबड़ पाई जाती है, बिल्कुल इसलिए रह सकता है ये। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि ये अपने शरीर के वजन का लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि को बर्दाश्त कर सकता है, तब आप क्या बताओगे? तो याद रखिएगा ये 30% तक अपने पानी की हानि को बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और ऊँट के मध्यकाल में आने की अवधि क्या होती है, मतलब इसे क्या कहते हैं, जो टर्म होती है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रट या मस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में पूछा गया था, इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ऊँट की अगर हम बात करते हैं, ऊँट का याद रखिएगा जो इसकी पालक, मतलब ऊँट की पालने वाली जो जाति है उनको हम बोलते हैं राइका या रेवारी है जो ऊँटों को पालती है। ऊँटों का देवता किसे बोला जाता है? याद रखिए पाबूजी को बोला जाता है। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऊँट की, तो ऊँट का याद रखिए प्रमुख रोग कौन सा होता है? सर्रा रोग होता है। इसके साथ साथ पीका रोग होता है। ठीक है, सर्रा को सड़ा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सर्रा को सड़ा रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कुछ खास विशेषता आई थी याद रखिए ऊँट की, जो कि हमने जान चुके हैं। इसके अलावा आपके जो सिलेबस में है वो ऊँट की मुख्यतः 3 नस्लें दे रखी। एक है बीकानेरी, एक होती है मेवाड़ी और एक होती है याद रखिएगा जैसलमेरी। तो इन तीनों के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी क्लास का टाइम हो चुका है, फिर ज़्यादा लेंदी क्लास होगी। तो इसलिए याद रखिए हम एक स्पेशल क्लास इसके बारे में ले लेंगे। ऊँट के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज इकट्ठा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि याद रखिए इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और याद रखिएगा दोबारा से बता देता हूँ, आपका कल का जो टाइम है शाम के वो 8:15 पर है। तो उस टाइम पर आपको सभी को आ जाना है। ठीक है, और क्लास कैसी लगी आपको हमेशा क्या करना है? डायरेक्ट कमेंट करके ही बताना है। लाइव चैट में आप ना बताएं वही सही है। ठीक है, आप एक बार डायरेक्ट कमेंट ज़रूर कर दिया करो, ताकि जितने भी यहाँ पर हमारे व्यूअर्स आते हैं, जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं, वो सारे आपके कमेंट को देख पाएँ। उनको ये लगे कि क्लास अच्छी है या फिर नहीं है, उनको खुद को पता चल जाए कमेंट देख के ही। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए जब भी आप क्लास लो तो उसके बाद में जस्ट आपको एक कमेंट छोड़ना है नीचे। कहाँ पर छोड़ोगे? डायरेक्ट कमेंट करके छोड़ोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।